Hi guys, I am Ayushi, your mentor for law-based examinations, and welcome to Law Digest. So every month we keep covering the important judgments that have come from the Supreme Court so that we understand, हमें पता रहे कि क्या legal developments country में चल रही हैं. Now in this video today we are going to cover the judgments from the month of June, and you all know कि जून वेकेशन टाइम था, कोर्ट के लिए वेकेशन बेंच लगी हुई थी, बट एट द सेम टाइम मेनी ऑफ द कोर्ट्स वर नॉट फंक्शनल, विच इज वाई जो केसेस हैं वो भी कम है. फर्दर इट डज हैपन दैट जो यूट्यूब पे हम जो केसेस शेयर करते हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस. फॉर अ फुल ब्रीफ आई डू प्रोवाइड यू विद अ पीडीएफ ऑन माय वेबसाइट, सो यू कैन चेक दैट इफ यू वांट एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड ऑल द मेजर जजमेंट्स दैट हैव कम थ्रू. अब सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कोल इंडिया लिमिटेड वर्सेस कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. इस केस में बेसिकली वी ऑल नो कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने केसेस कब जाते हैं. दे आर द केसेस वेयर इट इज फेल्ड दैट द ऑर्गेनाइजेशन, द बॉडी अंडर सब्जेक्ट, अंडर क्वेश्चन इज यूजिंग इट्स पावर्स टू अब्यूज इट्स मोनोपोली. अपनी मोनोपोली अब्यूज कर रहे हैं, कोई पावर है उनके पास जिसको वो अब्यूज कर रहे हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं. सो स्पीकिंग ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, नेशनलाइजेशन, कोल नेशनलाइजेशन पॉलिसी के बाद जो कोल इंडिया लिमिटेड है, CIL, वो एक पब्लिक बॉडी रही. उनको कोल का जो चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग दैट दे कैन डू विद कोल, जो कोल नेशनलाइजेशन पॉलिसी के अंडर उनको वो फंक्शंस ग्रांट करे गए. अब यहाँ पर क्या हुआ कि CCI ने ये होल्ड किया कि जो फ्यूल सप्लाई अग्रीमेंट कोल इंडिया साइन करता है विद इट्स वेंडर्स, वो जो टेंडर्स निकलते हैं, जो अग्रीमेंट साइन होते हैं, वो अग्रीमेंट थोड़ा आर्बिट्रेरी है, अपनी मोनोपोली यूज कर रहा है Coal India Limited. At this juncture, I'd like to tell you very humbly that I have also been a part of this case, and when I was practicing with Miharia and Company, I had in fact drafted the information जहाँ पर मैंने जो फ्यूल सप्लाई अग्रीमेंट है उसके डिफरेंट क्लॉजेस को चैलेंज किया था और उसमें लिखा था कि क्या रीजनिंग है इसके पीछे, उसको कॉन्स्टिट्यूशन एंड एग्जिस्टिंग लॉज से रिलेट करके. इट वाज अ बल्की इंफॉर्मेशन दैट वाज फाइल्ड वेर इन every clause was challenged, and I remember that it was a golden color brief. it बहुत पुराने पेजेस थे फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के, जो ओरिजिनल पेजेस थे उस टाइम के, कैलकाटा से वो पेजेस आए थे, एंड आई वाज वर्किंग थ्रू देम. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल टू वर्क ऑन दिस केस, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना है कि अगर कोल इंडिया लिमिटेड अपना जो ऑब्जेक्टिव है, चाहे आपको नेशनलाइजेशन हुआ है, आप पब्लिक बॉडी हो, तब भी आपको DPSP से, यू गवर्न बाय DPSP में बोला हुआ है मटेरियल रिसोर्सेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पीपल इक्वली, सो यू हैव टू गो बाय दैट. पार्लियामेंट ने जब कोल नेशनलाइजेशन एक्ट निकाला था तब ये उनके दिमाग में भी था कि यस, गवर्नमेंट को हम ये काम दे रहे हैं, इस बॉडी के पास अब सारी मोनोपोली है, बट एट द सेम टाइम ये व्यू कभी नहीं हो सकता पार्लियामेंट का कि जो DPSP है वो वायलेट हो यहाँ पे. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट विल कम अंडर द पर्व्यू ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. CIL will fall under the ambit of CCI Act. CCI ने जो पेनल्टी लगाई, फिर वो एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास गई, एंड CIL ने अपोज किया इसको बोल के कि हम तो एक पब्लिक बॉडी है, वी आर अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन वी फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ CCI एक्ट. तो बेंच ने ये बोला है कि हम देख रहे हैं कि कोल एक इंपॉर्टेंट और स्केयर नेचुरल रिसोर्स है, वी ऑलरेडी नो दिस, एंड द वेरी फैक्ट कि इसके ऊपर लिटिगेशन हो रहा है, इससे ज्यादा हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. तो चाहे आप PSU हो या नहीं, आपके ऊपर भी ये एक्ट जो है वो अप्लाई होगा. नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि कोल जो है एक मटेरियल रिसोर्स है और वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि लोगों में इक्वली सर्व किया जाए. दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन इज, कि अगर प्राइवेट हैंड्स में लग रहा है कि मटेरियल रिसोर्स अच्छे से नहीं यूज हो रहा है तो उसको फिर गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेती है. सो ये जो राइट है, अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो, ये आपकी ड्यूटी है कि आप जो गोल्स हैं अंडर आर्टिकल 39B उसको ध्यान में रखो. एंड दैट इज वाई इट मूव्स फर्दर टू से कि ये जो आइडिया है जो इस नेशनलाइजेशन एक्ट के अंदर आता है वो यही है कि ये कोल जो है वो लोगों के बीच में इस तरह से रहे कि कॉमन गुड लोगों के बीच में सर्व हो सके, एंड इट वुड स्टैंड फ्रस्ट्रेटेड अगर स्टेट मोनोपोलीज जो हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं,
दे आर लेफ्ट टू कॉन्ट्रवीन द एक्ट। अगर उनको ये दे दिया जाए कि वो अपनी पोजीशन जो है, दे कैन अब्यूज देयर डोमिनेंस, कि उनके पास नेशनलाइजेशन है या उनके पास मोनोपोली है इस चीज की, तो वो किसी भी तरह से दे कैन फ्रेम देयर लॉज एंड रूल्स। दैट इज नॉट द केस। द कोर्ट हैज क्लियरली हेल्ड दैट यू विल फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ सीसीआई एक्ट। देन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो लिमिटेशन पीरियड है एडवर्स पोजेशन का, वी नो एडवर्स पोजेशन बेसिकली तब होता है जब कोई पार्टी पोजेशन में है ऑफ अ प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रही है, जो ओनर है दैट पर्सन इज स्लीपिंग, उसने कोई क्लेम रेज नहीं किया है, तो वो प्रॉपर्टी फिर फाइनली ऑक्यूपायर के पास जो पोजेशन में है उसके अंडर वेस्ट कर जाएगी। तो जो लिमिटेशन पीरियड है, ऐसा बोला गया था कि इस लिमिटेशन पीरियड को और बढ़ाया जाए, बट जो लॉ कमीशन है उनका ये कहना है दैट देयर इज नो जस्टिफिकेशन कि हम इस पीरियड को चेंज करें। ये लॉ कमीशन वाज हेडेड बाय रिटायर्ड कर्नाटका हाई कोर्ट जज ऋतु राज अवस्थी एंड 280th रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है। दैट इज द लॉ ऑन एडवर्स पोजेशन। देन अनदर रिपोर्ट, अब हम यहाँ पर क्योंकि रिपोर्ट ज्यादा देख रहे हैं, एज आई सेड कि जून में छुट्टियां होती हैं तो इतने केसेस नहीं सुने जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट thing that we heard in the vacations is that of sedition law. Sedition law एनवी रामना के टाइम पे जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तब उन्होंने ये बोला था कि हम सेडिशन लॉ को अबेंस में डाल देते हैं बिकॉज ये कॉलोनियल टाइम का लॉ है और अब इसकी इतनी जरूरत नहीं है और मिसयूज भी रहता है। एंड पार्लियामेंट को बोला गया कि इस पे लॉ बनाया जाए, देखा जाए कि अब हमें इस लॉ का क्या करना है। सेडिशन हमारा इट हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी, सो दैट वाज द ऑब्जेक्ट विद व्हिच इट वाज पुट इन अबेंस। बट वेरी सिग्निफिकेंटली लॉ कमीशन का व्यू कुछ और है। लॉ कमीशन हैज recommended against the total repeal, कि आप पूरी तरह से सेडिशन लॉ रिपील मत कीजिए। They have said that this provision should be retained. कुछ अमेंडमेंट्स आप कर सकते हो, 279th रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है कि आप इसमें कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते हो, बट इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग द रेशियो गिवन इन केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट, सो दैट ग्रेटर क्लैरिटी कैन बी ब्रॉट कि किस तरह से इस लॉ को यूज किया जाएगा। बिकॉज वायलेशन, इस लॉ का मिसयूज भी बहुत होता है। जैसे वी सी की छोटी छोटी बात पे पब्लिकली कहीं पे भी कुछ पोस्ट आ रहा है एंड पीपल आर बुक्ड अंडर सेडिशन, वी हैव सीन इन द पास्ट। तो अब इस पे लॉ कमीशन ने प्रपोज किया है कि जो पनिशमेंट है वो इंक्रीज करी जाए। अभी प्रेजेंटली पनिशमेंट है अप टू 3 years एंड लॉ कमीशन का ये कहना है कि इस पनिशमेंट को या तो आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक ले जाइए या फिर आप 7 years तक ले जाइए, ऐसा लॉ कमीशन का कहना है। एंड इट हैज टू बी ब्रॉट इन पैरिटी विद अदर ऑफेंसेस जो चैप्टर 6 में गिवन है। जब हम हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो उनमें जो और ऑफेंसेस हैं उनके साथ पैरिटी में इस ऑफेंस को भी लाना चाहिए। हाउएवर इट हैज बीन सेड कि कुछ गाइडलाइंस फ्रेम करी जानी चाहिए फॉर पुलिस ऑफिसर्स, किस तरह से इस ऑफेंस के अंडर एफआईआर रिकॉर्ड होगी, कैसे प्रोसीजर चलेगा। सीआरपीसी में भी अमेंडमेंट होना चाहिए 154 सीआरपीसी के अंडर, सेक्शन के अंडर, कि जो एफआईआर है रिलेटिंग टू सेडिशन, उस केस में पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ अमेंडमेंट्स यहाँ पर प्रपोज करे गए हैं। इट इज येट टू सी कि कोर्ट का अब इस चीज पे क्या व्यू रहता है। Then the other case is Bar Council of India versus Ravi Sahu, the last case of this video. Here what happened was Ravi Sahu जो एक स्टूडेंट है, उन्होंने एक जगह से अपनी डिग्री ऑब्टेन करी लॉ की, and when he went for enrollment before the BCI, he was denied the enrollment. Why? Because his college was de-recognized by the BCI. तो अब यहाँ पर he approached the court कि आप सेक्शन 24 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट के अंदर ऐसा नहीं कर सकते हो। It held that आप कोई भी फ्रेम, जो हाईकोर्ट के सामने ये मैटर जब आया तब उन्होंने बोला कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन कंडीशंस एनरोलमेंट की हैं जो ऑलरेडी 24 में दिए हुए हैं, उसके अलावा आप नई कंडीशंस नहीं बना सकते हो। नाउ व्हेन द मैटर रीच कोर्ट, बीसीआई का क्या कहना था कि हम किसी भी कॉलेज को रिकॉग्निशन ग्रांट करने से पहले वी सी whether the facilities they are proper or not for legal education, they are proper or not, and it is imperative
the inspection by BCI is imperative here. That is what BCI told the court. अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट है इस केस में उसको रिजर्व कर लिया है on the ground on the issue that will be dealt with is whether BCI has the power to regulate matters pertaining to education or not before enrollment as an advocate. यानी जब आप एनरोलमेंट कराने के लिए जा रहे हो उससे पहले अगर एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स हैं उस चीज पे क्या बीसीआई का से है या नहीं, that is going to be judged upon. सब अभी जजमेंट रिजर्व है. कोर्ट इज गोइंग टू डिलीवर इट्स जजमेंट ऑन दिस इशू. इट इज येट टू सी. एक इंपॉर्टेंट इशू बनता है. इससे पहले हम देख चुके हैं एआईबी के एग्जामिनेशन को भी चैलेंज किया गया था कि जो क्वालिफिकेशंस हैं जो एआईबी कंडक्ट होता है बिफोर और आफ्टर ग्रेजुएशन उस चीज को लेके भी पहले चैलेंज आया था. काफी सारे चेंजेस जो है वो बीसीआई लाने की कोशिश कर रहा है एंड वी आर सीइंग द इफेक्ट ऑफ इट. वी रिसेंटली ऑल्सो सीन की सीनियर एडवोकेट्स के अपॉइंटमेंट में जो रूल्स हैं जिस तरह से उनका प्रमोशन होना चाहिए टू द पोजीशन ऑफ सीनियर एडवोकेट वो भी चेंज हो रहा है. तो लीगल इंडस्ट्री को काफी रेगुलेट किया जा रहा है एंड we are yet to see the judgment in this case. With this we come to the end of this video. As I said in the beginning, if you want to understand, learn more judgments जो आ चुकी है in the month of June or you know from the beginning of this year, then you can check my website for my course on legal current affairs and you will find it there so that you can enhance your knowledge. Then make sure कि आप चैनल को भी फॉलो कर रहे हैं because legal updates हम यहाँ पे Instagram पे आपको प्रोवाइड करते आते हैं. Whatever important issues are there, जैसे recently एक मांगलिक केस के ऊपर भी कुछ इशू आया था that we covered already on both the platforms. So make sure कि आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं for legal updates for your law based queries of if you're preparing for law based examinations.